नॉलेज वर्ड कोचिंग सेंटर में एक बार फिर स्वागत है। और आज लेकर आए हम हिंदी व्याकरण की क्लास, जिसमें हर परीक्षा में हिंदी अब पूछे जाएगी। चाहे वो आप कोई सा भी एग्जाम अब जो निकले हुए फार्म है उनमें भी आप अगर भरेंगे तो देखिए, जैसे इलाहाबाद के अभी फिलहाल में वैकेंसी निकली हुई हैं तो उसमें भी 2 परीक्षा होंगी, तो उसमें हिंदी का भी रखा गया है। और दूसरा, अगर आप देने जा रहे हैं एसएससी जीडी वगैरह या कोई और परीक्षा, तो सभी में ज्यादातर हिंदी पूछी जाती है। तो आज की हिंदी क्लास करेंगे व्याकरण समाप्त, जो मेन सवाल पूछे जाते हैं परीक्षा में। तो आज हिंदी की क्लास आपके लिए लाए हैं। तो शुरुआत करते हैं व्याकरण से, आज हिंदी की शुरुआत से। तो देखिए, शुरू से ले लेते हैं। वर्ण क्या होते हैं? देखिए, वर्ण वो होते हैं, धातु वर्ण शब्दों से बना है। धातु से वर्ण शब्द बना जिसका अर्थ होता है वर्ण करना या चुनना होता है। भाषा की सबसे लघुत्तम इकाई, यानी भाषा की सबसे छोटी इकाई, जिसके हम खंड नहीं कह सकते यानी टुकड़े नहीं कर सकते, वो वर्ण कहलाती है। जैसे क, म, ल, कमल। भाषा के मौखिक रूप को अक्षर को कहा जाता है। वर्ण 2 प्रकार के होते हैं। देखिए, एक तो स्वर होगा और एक व्यंजन होगा। तो स्वर के भेद भी होंगे। तो कौन से होंगे? देखिए, मात्रा या उच्चारण के अवधि के आधार पर स्वर के भेद होंगे। कौन से होंगे? देखिए, हास्य स्वर होगा, दीर्घ स्वर होगा, प्लस स्वर होगा। तो परीक्षा में आ जाता है कि हास्य स्वर किन्हें कहते हैं। यूपी पुलिस में कई बार आ जाता है हास्य स्वर, दीर्घ स्वर और प्लस स्वर। देखिए, मैं बता दूं, हास्य स्वर वो होते हैं जिन्हें बोलने में हमें कम समय लगता है, और दीर्घ स्वर वो होते हैं जिन्हें हमें बोलने में थोड़ा और अधिक समय लगता है। प्लस स्वर वो होते हैं जिन्हें बोलने में अधिक समय लगे। जैसे हे राम, जय राम, सिया राम, ऐसे हो गए प्लुप्त स्वर। तो देखिए, विस्तार से देख लेते हैं एक बार फिर। वह स्वर वर्ण जिसके, हास्य स्वर की बात करेंगे, वह स्वर वर्ण जिसके उच्चारण बहुत ही कम समय लगता है, और वह हास्य स्वर, मूल स्वर, लघु स्वर, एकमात्रिक स्वर कहलाता है। जैसे संख्या 4 होती है, ए, ई, उ, री, सी। और जैसे दीर्घ स्वर आ गया, वह स्वर वर्ण है जिनके उच्चारण में हास्य स्वर से दुगना समय लगता है, तो उन्हें हम क्या कहेंगे? दीर्घ स्वर कहेंगे। जैसे संधि स्वर, गुरु स्वर, संयुक्त स्वर, द्विमात्मिक स्वर के अंदर आ गए। जैसे क्या, इसमें आ रहा था तो इसमें बड़ा आ गया, इसमें जो है छोटी आ रही, इसमें बड़ी यू आ गई, तो इसमें जो है दुगना समय लग गया। अब बात कर लेंगे प्लुप्त स्वर की। हिंदी ऐसी समझाएंगे आसान बिल्कुल भाषा में, जो आपके मस्तिष्क में बैठ जाएगी, और परीक्षा में कोई सा भी सवाल आएगा आपसे नहीं बचेगा। तो बात कर लेंगे प्लुप्त स्वर की। देखिए, प्लुप्त स्वर वह स्वर है, जुआ बड़ है जिनके उच्चारण हास्य स्वर 3 गुना समय लगता है। यानी आपको देखिए 3 गुना समय लगेगा। जो आपके ऊपर के थे, अभी जो आपको बताया था, किन से 3 गुना समय लगेगा? देखिए, हास्य स्वर से और दीर्घ स्वर से, दोनों से 3 गुना समय, यानी इनसे भी ज्यादा समय लगेगा। हास्य स्वर में जो था, जैसे छोटा आ गया तो इसमें 2 गुना समय हो गया, दीर्घ स्वर में बड़ा आ गया, लेकिन इसमें एक अक्षर की संख्या और बढ़ेगी तो 3 गुना हो जाएगा। तो उसे क्या कहेंगे? प्लुप्त स्वर कहेंगे। तो प्लुप्त स्वर में 3 गुना समय लगता है। तो इसका उदाहरण देख लेंगे कि कौन से शब्दों को लिखने से होता है। जैसे हम लिख देंगे हे राम, जय राम, सिया राम, तो वो ज्यादा समय लगेगा बोलने में, तो हो जाएंगे हमारे प्लुप्त स्वर हो जाएंगे। बात कर लेंगे देखिए, सीटेट में कई बार पूछ लेता है, एक सवाल तो यहां से बनता ही है। मेन सवालों को लेंगे। देखिए, ये स्पर्श व्यंजन कौन से होते हैं, बात कर लेंगे स्पर्श व्यंजन। देखिए, स्पर्श व्यंजनों की संख्या जो होगी 25 होगी। 25 जो होंगे वो स्पर्श व्यंजन होंगे। लेकिन एक सवाल यूपी टेट सी टेट में और पूछ लेता है कि अंतस्त्य किन्हें कहते हैं, अंतस्त्य वर्ण कौन से होते हैं। तो देखिए, यह अंतस्त्य हो गए, और उसमें जो जाएंगे है हो गए, और द्विगुण हो गए टैन है। तो ये पूछ लेता है सी टेट में, कोई सी परीक्षा में। तो ये भी आपको ध्यान रखने हैं, आगे समझाएंगे। तो देखिए, पहले बात कर लेते हैं 25 शब्द कौन से हो गए। तो देखिए, तय सबसे पहले कै वर्ग पूछ लेगा, तो कै वर्ग में जाएंगे कै, ख, ग, और च वर्ग में आया च, छ, ज, अण हो गया। ट वर्ग में आएगा ट, ड, अण, ड, और ये, और तय वर्ग में आया त, द, ध, न, और पै वर्ग में आया प, फ, ब, म।
तो ये हो जाएंगे स्पर्श व्यंजन। तो देखिए अंत्येष्टि व्यंजन कौन से होते हैं, मध्य बीच का, तो यह रह लव है और संख्या होगी इनकी 4। और बात कर लेंगे उसमें व्यंजन की, तो उसमें व्यंजन कौन से होते हैं, वह वर्ण होते हैं जो घर्षण के साथ उच्चारित होते हैं, और तो ये वो हो जाएंगे व्यंजन कहलाते हैं। स है, इनकी भी संख्या 4 होगी। और संकेत व्यंजन जो होते हैं 2 वर्णों के मेल से बनता है। तो वही प्रश्न लेंगे जो परीक्षा में बूझ लेते हैं, और सबसे बढ़िया बात वो कर लेते हैं। अब हिंदी बवाल में कुल कितने अक्षर होते हैं, तो वो होंगे हमारे 52। स्पर्श व्यंजन हमारे 25 हो गए, और उसमें संघर्षीय संकेत व्यंजन हमारे 4 कौन से होंगे, संकेत व्यंजन क्षत्रिय त्रय ग श्रय ये होंगे, और उपचित व्यंजन होंगे 2 जैसे टर्न है, और कुल वर्ण हो गए 52 स्वर होंगे। देखिए 2 प्रश्न ऐसा परीक्षा में क्या पूछेगा कि स्पर्श व्यंजन कितना होगा 25। सबसे पहला ये आपको ये पता होना चाहिए हिंदी वर्ण वाला में कुल कितने 52 वर्ण हो गए, स्वर कितने हो गए 11। तो ये याद रखने वाली है। अंत्येष्टि व्यंजन इसमें 4 हो गए, उसमें हो गए 4, तो सभी को मिलाकर इसमें 52 होते हैं। मूल वर्णों की संख्या 44, और 11 स्वर प्लस 33 व्यंजन। स्पर्श संघर्ष व्यंजन वर्ण ये तो पूछता ही ना परीक्षा में, जबरदस्ती इन पर ध्यान देना। जो परीक्षा में पूछेंगे उनकी बात करेंगे, जबरदस्ती के सवाल ऊपर नहीं करेंगे। और अल्प प्राण की बात कर लेंगे, प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा और 5वां वर्ण तथा, और महाप्राण प्रत्येक वर्ग का दूसरा, चौथा तथा। ये देखिए इसमें से ही एक प्रश्न पूछता है कि अल्प प्राण किसे कहते हैं, महाप्राण किसे कहते हैं। तो इसमें कुछ नहीं करना, इसमें कैसे लेकर ये हम लिख लेंगे। स्पर्श व्यंजनों की संख्या कितनी थी 25 के 25 यहां उतार लेंगे। और इसमें जो देखिए इसमें एक बूझ रहा है कि अल्पप्राण किन्हें कहते हैं, परीक्षा में पूछेगा कि अल्पप्राण किसे कहते हैं, या बूझ लेगा कि क्या है को क्या कहते हैं, अल्पप्राण कहते हैं। तो देखिए इसमें दे रखा है प्रत्येक वर्ग का पहला यानी पहला ये, और तीसरा ये ले लिया, और 5वां वर्ग क्या कहलाएगा 5, पहला तीसरा 5वां, तो ये कहलाएंगे अल्पप्राण। अब बोल जा महाप्राण, तो देखिए इसमें दूसरा ये, चौथा वर्ण ये वाला, तो ये दो दूसरा चौथा ये महाप्राण हो जाएंगे। तो ये ध्यान रखने वाली बात है कि ये ग्राफ बनाना स्पर्श व्यंजन का 25 का कैसे लेकर मैं तक का, और इसमें कै वर्ग में कौन सा आएगा, च वर्ग कौन सा आएगा, ट वर्ग में कौन सा आएगा, त वर्ग में कौन सा आएगा, पै वर्ग में कौन सा आएगा, आप बूझ लेगा। तो ये अल्प प्राण हो गए, महाप्राण हो गए। तो इसमें क्या करना है, तो अल्प प्राण में जो है पहला तीसरा और 5वां क्या हो जाएगा अल्प प्राण हो जाएगा, और महाप्राण हो जाएगा पहला और दूसरा, और चौथा क्या हो जाएगा इसमें महाप्राण हो जाएगा। इन्हें कहां तक लिखना, कै वर्ग से लिखना, मैं तक लिखना। स्पर्श व्यंजन लिख लेंगे 25। अब आ जाते हैं, देखिए बार बार बूझ लेता है परीक्षा में, हर परीक्षा में पूछता है उच्चारण के आधार पर वर्ण इन निम्न सूत्रों का सहायता से समझ सकता है। यानी अकुरु वर्ष जनानम कंठा, तो ये जो ए बड़ा आ कै वर्ग है विसर्ग उच्चारण कंठ से होता है, जिसका उच्चारण कंठ से होता है। और देखिए तालु, देखिए बूझेगा परीक्षा में स वर्ग, यह मतलब स वर्ग का बूझ लिया कि स वर्ग कौन से उसमें आ रहा है, तो ये तालु में आ रहा है, तालवे द्वारा बोले जाता है। फिर मूर्धा, मूर्धा कौन से आ रहा है, तो ये वर्ग हो जाएगा रेस है, मूर्धे में रेसी ट्रै रेस है, ये शब्द आएंगे तो मूर्धन्य हो जाएगा। और दंता में जो आएगा तय वर्ग आएगा, तो इसमें दंतिया हो जाएगा, तो लैर तय लय से आ गया। और जो आ जाएगा आपका इसे बूझता नहीं, कंठ तालु को बूझ लेता है, तो इसमें ए, तो कंठ तालु में ए से और ए से एनक दोनों जो आ रहे हैं, तो वो कंठ तालु में हो जाएगा। ओ अब बड़ा वो कंठ ओष्ठ्य हो जाएगा, और दंतोष्ठ्य में वह यानी बूझ लेगा वह कौन सा आ रहा है, तो दंतोष्ठ्य से आ रहा। और नासिका से, नाक से बोलने वाले शब्दों में चा आ रहा है, और गृहत ध्वनियों से अगाध धर्म से आ कै ख ख ज आ रहा। और इन्हें विस्तार से दूसरी मैं शॉर्ट ट्रिक से समझा दूंगा, जो आसानी रहेगी समझने में भी और भूलने की भी नहीं।
तो ये एक ही ट्रिक में समझा देंगे इन्हें। तो ये कौन सा दांत से बोलने वाले शब्द हैं, कौन से उससे, तलवे से। देखिए आइए, संधि, संधि तो हर ही परीक्षा में पूछा जाता है, आपका चाहे सीटेट पेपर हो या A to Z कोई सी परीक्षा में अगर आपकी हिंदी आ रही है तो संधि का तो जरूर पूछेगा। सबसे पहले देखिए संधि क्या होती है। तो संधि का शाब्दिक अर्थ होता है मेल या योग या जोड़। देखिए दो शब्दों को एक साथ जो मेल यानी जोड़कर जो शब्द बनता है, दो शब्दों को, उसे संधि कहते हैं। तो देखिए दो शब्दों से मिलकर बना शब्द संधि होता है, जिसका अर्थ है अच्छी तरह मिलाना। ये होता है दो बड़ों के परस्पर मेल से उत्पन्न ध्वनि या विकार को संधि कहते हैं। और संधि कितने प्रकार की होती है, वो 3 प्रकार की होती है। स्वर संधि हो जाएगी, व्यंजन हो जाएगी, विसर्ग संधि हो जाएगी। तो स्वर संधि में जितने हमारे स्वर आ गए वो स्वर संधि कहलाएगी, और व्यंजन में जो व्यंजन द्वारा बुझी जा रही है संधि वो, और विसर्ग संधि में जहां विसर्ग का लोप मिलेगा तो विसर्ग संधि हो जाएगी। तो सबसे पहले बात करेंगे संधि के नियम शर्त कार्य है। देखिए देखिए स्वर संधि यानी दो वर्णों के मेल से उत्पन्न ध्वनि विकार को स्वर संधि कहते हैं। और स्वर संधि के 5 भेद होते हैं। दो तो आसान है संधि, कोई जरूरत नहीं है। विसर्ग संधि में तो विसर्ग लगे हुए मिल ही जाएंगे, सभी कर देंगे। और स्वर संधि में जो स्वर आ रहे हैं 11 के 11, तो आप देख लेना वो स्वर संधि के अंतर्गत आएंगे। लेकिन सबसे ज्यादा जो प्रश्न पूछे जाते हैं वो पूछे जाते हैं एग्जामिनर जो आपसे सबसे ज्यादा प्रश्न पूछेगा वो शुरू से ही पूछ लेगा स्वर संधि के अंतर्गत क्या, मतलब स्वर संधि में एक आती है दीर्घ स्वर संधि, एक गुण स्वर संधि आएगी, और एक यण स्वर संधि जाएगी, एक वृद्धि स्वर संधि जाएगी, एक आयादी स्वर संधि जाएगी। तो आज इनकी चर्चा कर लेते हैं, संधि खत्म कर देते हैं। सबसे पहले ले लेंगे, देखिए दीर्घ स्वर संधि यानी ये क्या है। देखिए हास्व दीर्घ स्वर संधि के उपरांत कोई हास्व दीर्घ स्वर होने का पर दीर्घादेश हो जाता तो नियम है। तो देखिए इसका सबसे आसान है, इसमें कोई दिक्कत नहीं। दीर्घ संधि वो होती है जहां आ जाए, तो वहां जहां आ आई गया तो वहां कौन सी जाएगी, दीर्घ संधि हो जाएगी। जैसे ई तो बड़ी ई, और ऊ आ गया, और आ बड़ा आ बनकर आ गया, तो वहां दीर्घ संधि आ रही है। उदाहरण देख लेंगे। देखिए जैसे कार्य प्लस आल्य, जहां आ गया तो कार्य प्लस आल्य में आया तो कार्यालय हो गया, आ का लोप हो रहा आ रहा है, तो पूरा प्लस अवशेष, तो पूरा प्लस अवशेष यानी मंजू प्लस ऊषा मंजू सा, और नियन प्लस अंबु तो नियन नाम्बु। तो देखिए साधु प्लस उपदेश तो साधु उपदेश। तो सभी में सा जहां आ जाए जाकर देखना आपको, तो ये या आ प्लस बड़ा आ प्लस आर्या तो आर्या है, या यहां से समझ लेंगे ऊ प्लस ऊ बड़ा ऊ आ रहा है, ई प्लस ई बड़ी ई आ रही है। तो ये सभी ही कौन से दीर्घ संधि के पहचान चिन्ह कारक हैं, तो इन्हें याद रख लेना। और जो दूसरी सबसे बढ़िया बात तो इसमें देखिए आ का आपको मिलेगा, इसे ट्रिक के माध्यम से भी सोच लेना, जहां आ रहा है तो वो दीर्घ स्वर संधि की पहचान होगी। और दूसरा जो होगा हमारा गुण संधि। देखिए गुण संधि में यदि आ या आ के बाद ई या बड़ी ई आए तो दोनों मिलकर ए हो जाता है, तो उसे क्या कहेंगे हम, गुण संधि कह देंगे। जैसे क्या देखिए आ प्लस ई तो क्या हो गया ए, तो कौन सी जाएगी, गुण संधि जाएगी। जैसे सुर प्लस इंद्र, तो ये दोनों अगर शब्द मिलाएंगे तो सुर प्लस इंद्र तो क्या हो जाएगा, सुर प्लस इंद्र तो सुरेंद्र। तो ये जो शब्द आएगा क्या पूछेगा, ए से एडी। तो ये ध्यान रखना, सुर प्लस इंद्र तो सुरेंद्र, ए आएगा तो क्या हो जाएगी हमारी गुण संधि। तो जैसे महा प्लस इंद्र क्या जाएगा,
ए आ गया महेंद्र, तो ये हमें ध्यान रखना बहुत आसान है, महेंद्र। तो ये अब जैसे कि राकेश, तो रका प्लस ईस, राकेश, सब पे ए की मात्रा चढ़ती जा रही है और ए आ रहा है, जहां पर ए से एडी आ जाए, आ प्लस आ जाए, तो जैसे देखे शुरू में आ या आ के बाद ई आए या ई आए तो दोनों मिलकर ए हो जाता है। तो ये दोनों याद ध्यान रखना, या तो ए हो जाता है, ई आए तो ए, ई या ई कोई आए तो दोनों मिलकर ए हो जाता, तो दीर्घ संधि होगी। यदि आ या आ के बाद ई आए तो वो भी दीर्घ संधि के पूरा रूप है कि दीर्घ संधि होगी। देख लेंगे इसे, देखिए उदाहरण के तौर पर देख लेंगे, यदि आ या आ के बाद उ या उ आए तो दोनों मिलकर ओ हो जाए, जैसे क्या ओ हो जाते हैं, तो वो भी दीर्घ संधि की पहचान है। जैसे आ प्लस उ बड़ा ओ, तो ओ हो गया, तो ये भी गुण संधि की पहचान है। और जहां महा प्लस उदय हो तो वहां भी गुण संधि की पहचान होगी। तो इससे पहले हम दीर्घ संधि के बारे में बोल रहे थे, उसके लिए सॉरी, क्योंकि हमने देखा नहीं था। तो इसका जो था महा प्लस उदय होगा तो वो होगा गुण संधि, और सूर्य प्लस उदय वो भी हो जाएगा गुण संधि का ही है। और महाऊर्जा, महा प्लस ऊर्जा, तो ये भी गुण संधि का होगा। बात कर लेंगे अगला जो है वृद्धि संधि। सबसे ज्यादा परीक्षा में पूछे जाने वाला सवाल इस से बनता है, कोई सी भी परीक्षा हो। देखिए इसमें जो दे रखा है ए और बड़ा आ के बाद ए, एडी और बड़ा एनक आए तो दोनों मिलकर ए हो जाते हैं, तथा ए प्लस आ ए डी, यानी उदाहरण सदा प्लस एव, तथा दूसरा है एव, यानी समझ लेंगे अधुनेव, अधुना प्लस एव। तो अधुना जैसे लिखा हुआ है तो अधुना प्लस एव, तो इसमें आएगा एव। और दूसरा है महेंद्र प्लस, देखिए महा प्लस इंद्र, तो ये होगा महेंद्र, ये महेंद्र हो गया। उदाहरण जैसे समझ लेंगे परम प्लस औषधि, तो देखिए परम प्लस औषधि, तो परम औषधि, तो परम औषधि, यानी पहचान, यदि शब्द के मध्य ए से एडी व ओ से औरत की ध्वनि सुनाई दे। देखिए यदि शब्द के मध्य यानी बीच के अंदर ए से औरत और ए से एडी और ओ से औरत की ध्वनि सुनाई दे, या शब्द में दो मात्रा दिखाई दे, तो वो कौन सी हो जाएगी हमारी। देखिए वृद्ध संधि में हमें तो ज्यादा कुछ इसमें इतनी संधि के बीच में तो इसमें ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं, तो इसमें दो मात्रा जहां आ जाए तो वहां वृद्ध संधि हो जाएगी, सही। और इससे ऊपर की जो चल रही थी, जहां आ जाए, बड़ा आ जाए, तो वहां वृद्ध दीर्घ संधि हो जाएगी। अब बात कर लेंगे यण संधि की। तो देखिए ई के बाद कोई भिन्न स्वर आ जाए, जैसे ई के स्थान पर आधा यह हो जाता है, तो वो जो हो जाएगी हमारी भिन्न स्वर संधि जाएगी। तो देखिए इसमें जो है ज्यादातर आधे शब्द मिलेंगे कटे हुए, जैसे क्या प्रत्यय, प्रत्येक हो जाएगा, तो प्रत्येक, प्रत प्लस एक, तो प्रत्येक, जहां आधे शब्द कटे हुए आपको मिले हैं बीच में लगे हुए, प्रय या तैगमा को रैल मिल गया लगा हुआ, तो इसे याद रखना, डायरेक्ट इसे लगा देंगे, कोई ज्यादा वो नहीं है। तो भिन्न स्वर वाली ये संधि कहलाती है, तो इसे हम लगा देंगे यण संधि। तो इसे जो भी भिन्न शब्द मिल जाए, नया लगा मिल जाए, तो देखिए अधिक है अतः तेजी हो गया, तय आ गया, और नद्यंत हो गया, नदी प्लस अंत नया आ गया, तो क्या लगा देंगे इसे हम, इसे लगा देंगे यण संधि। अब लास्ट रह गई हमारी अयादि संधि। तो देखिए यदि ए के बाद कोई भिन्न स्वर आ जाए तो उसे एक स्थान पर अय हो जाता है, तो यह भिन्न स्वर जैसे चे प्लस एन चैन, और दूसरा आ जाएगा ने प्लस यन नैन, और से प्लस यन सैन, और संच प्लस यन
तो ऐसे भिन्न स्वर आ जाएंगे, जैसे कि ने प्लस यक नायक, गे प्लस अक गायक और ने प्लस एक नाविक, ऐसे भिन्न स्वर आएंगे। उदाहरण जैसे भो प्लस अन्न, तो ये अन्न जाएगा। तो इन शब्दों को ध्यान रखना है। तो अलग ही तरह के भिन्न स्वर देखने को जो मिलेंगे जिस हिंदी में, तो जैसे पो प्लस अन्न, और तो ये हो गया पवन, और ये अलग अलग ही शब्द आपको देखने को मिलेंगे, धवन हवन, ऐसे शब्द मिलेंगे। यदि देखिए, और इसे देख लेते हैं हिंदी के उससे देख लेते हैं। तो आप देख लेते हैं, यदि ओ के बाद कोई भिन्न स्वर आ जाए, यानी ओ से औरत जो तो छोटा बड़ा में के स्थान पर आओ हो जाता है, यानी ओ प्लस भिन्न स्वर आओ, तो पो प्लस अक, और नो प्लस यक, धो प्लस यक, ये शब्द आपको देखने को मिल जाए तो ये आपको लगा देने हैं। जैसे कि पावक, नाविक, धावक, तो ये शब्द आपको देखने को मिलेंगे, तो आप इसमें लगा सकते हैं। बात करेंगे अब इसमें, ये तो हो गए हमारे, हमने पांचों रूपों को देख लिया है स्वर संधि के। और व्यंजन संधि की बात करेंगे, तो देखिए व्यंजन संधि में जब व्यंजन से व्यंजन का, व्यंजन से स्वर का, या स्वर से व्यंजन का परस्पर मेल हो जाता तो ध्वनि का विकार उत्पन्न हो जाता, तो उसे व्यंजन संधि कहते हैं। तो व्यंजन देखिए वाग प्लस जाल, वाग्य जाल हो गया। व्यंजन या स्वर जगत का, यानी जगत प्लस ईश, तो जगदीश हो गया। और नियम यानी उदाहरण के तौर पर देखें, यदि किसी अघोष व्यंजन के बाद यदि कोई घोष व्यंजन आ जाए तो अघोष व्यंजन के स्थान पर घोष व्यंजन हो जाता है। तो अर्थात वर्ग के प्रथम और द्वितीय वर्ण के बाद किसी वर्ग का तीसरा और चौथा पांचवा वर्ण या लय स्वर आए तो प्रथम वर्ण अपने ही वर्ग का तीसरा वर्ण हो जाता। देखिए इसे देख लेंगे एक उदाहरण के तौर पर। व्यंजन देखिए आ गया है, जैसे उदाहरण ले लेंगे एक, यदि हास्य स्वर आ ई ओ ऋषि के बाद छह आए तो दोनों के बीच आधा तय तय है, लेकिन तय के स्थान पर च का प्रयोग किया जाता है, तो तय च। उदाहरण देखिए, संधि प्लस छेद यानी संधि प्लस छेद यानी संधि छेद, और प्रत प्लस छाया, प्रत छाया, तरुण प्लस छाया, तो तरुण छाया, विच्छेद और स्वच्छदन। तो ये आपको शब्द देखने को मिलेंगे जहां च का और आधे में, मतलब इसमें आपको आधे शब्दों को देखने को मिलेगा। जौनसी संधि में भी आपको इन्हें देखने को मिले, ज्यादातर आधे ही शब्द ज्यादातर देखने को मिलेंगे। जो संधि में आधा च मिल गया, यानी जहां व्यंजन आपको ज्यादा से ज्यादा देखने को मिले तो व्यंजन ही संधि कहलाएगी। तो ये जो कम आती है व्यंजन संधि, बहुत कम ही देखने को मिलेगी परीक्षा में। जो मेन है वो ऊपर पढ़ाई दी है। और अगली बात कर लेंगे विसर्ग संधि की। देखिए विसर्ग संधि को तो किसी को बताया नहीं, तो जहां विसर्ग के बाद स्वर व्यंजन आ जाए वहां विसर्ग संधि होती है। जहां आपको विसर्ग लगे हुए मिल जाएंगे तो विसर्ग संधि आप आराम से लगा सकते हैं। जैसे देख लेंगे, देखिए समझा देते हैं इसे भी। यश प्लस दा, यशोदा, तो ये देखिए जहां विसर्ग लग रहे हैं। और ऐसी संधि बनेगी जैसे कि मन प्लस मनोहर है तो मन प्लस हर, तो मनोहर, तो जो बीच में विसर्ग लगे हुए मिलेंगे ऑटोमेटिक ही वो विसर्ग संधि हो जाएगी। ये तो आराम से कर सकते हैं, सर कोई दिक्कत नहीं किसी को भी। बात कर लेंगे समास की। देखिए समास परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण होते हैं, तो समास को ले लेंगे आज। दो या दो से अधिक शब्दों के मेल से बने सार्थक शब्दों के समूह को समास कहते हैं। समास 6 प्रकार के होते हैं। तो देखिए सबसे पहले ले लेंगे तत्पुरुष समास, दूसरा होगा कर्मधारय समास, और तीसरा होगा गुरु समास हो जाएगा, और चौथा हमारा अभिभाव समास होगा। फिर पांचवा द्विगुणी समास हो जाएगा, और छठा हो जाएगा द्वंद्व समास। तो सबसे पहले ले लेंगे द्विगुणी समास। तो देखिए संख्या समूह द्विगुणी समास होगा, यानी देखिए जिसमें
एक द्विगु समास में पहला पद संख्यावाची होगा और दूसरा पद समूहवाची होता है। तो 1 से 10 तक की संख्याएं देखिए, जिसमें 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100 या 1000, 1 लाख तक की आदि संख्या इसी में आती हैं। तो देखिए, जिसमें आपसे पूछ ले, जिसमें आपसे एग्जामिनर पूछ ले, क्या पूछ लेगा? अगर पूछ ले सत्साई यानी 100 वर्ष का समूह, सप्तवर्षीय 7 ऋषियों का समूह, चौराया तो 4 समूहों का, यानी एक तरीके से आसान भाषा में समझ लिए जिसमें गिनती का प्रयोग हो रहा है, जैसे चौराया आ गया या गिनती का कोई भी प्रयोग हो रहा है, तो वो क्या होगा? हमारा द्विगु समास होगा, जिसमें क्या संख्याओं का प्रयोग हो रहा है। जैसे पंजाब 5 नदियों का समूह, त्रिलोक 3 लोकों का समूह, अष्टधाई 8 अध्यायों का समूह, चतुर्भुज 4 भुजाओं का समूह। देखिए, जिसमें संख्याएं आ रही हैं, दशासन जैसे 10 अनानों का समूह यानी दशासन, रावण को भी कहते हैं, और त्रिभुज 3 भुजाओं का समूह। देखिए, त्रिभुज आ गया, त्रिवेणी आ गया, तो ये सभी द्वंद्व द्विगु समास के थे। अब बात कर लेंगे दूसरा, जिसमें देखिए गिनती आ जाए, और तो जिसमें पैराग्राफ में रखे तो उसे आंख बीच कर आप जो लगा देंगे तो द्विगु समास लगा देंगे। बात करेंगे द्वंद्व समास की, तो द्वंद्व समास में दोनों शब्द का एक दूसरे के विलोम मार्थी होता है। समास विग्रह करने पर और तथा अथवा शब्द का प्रयोग होता है। दोनों पदों के बीच योजक चिन्ह होता है। देखिए, इनके बीच में जिसके भी ये चिन्ह मिल जाए, योजक चिन्ह, सही है, योजक चिन्ह मिल जाए तो उसे द्वंद्व समास आकर मीच का लगा देना, कोई सी परीक्षा हो चाहे। इसमें कुछ और है ही नहीं, शॉर्ट ट्रिक समझ लीजिए इसकी डायरेक्ट। 10 के बाद की सभी संख्याएं जो द्विगु समास में ना हो छोड़कर, जैसे उदाहरण माता पिता, माता और पिता। देखिए, दूसरी जो ट्रिक है इसकी, ये तो थी योजक चिन्ह की, 2 शब्द एक साथ रखे हुए मिल जाए, जैसे माता पिता, ये लग गया, और तो ये भी इसकी पहचान है द्वंद्व समास की। बात करेंगे बहुब्रीहि समास। इस समास में ना तो पूर्व प्रधान होता है और ना ही उत्तर पद प्रधान होता है, यानी दोनों पद मिलकर एक विशिष्ट अर्थ अथवा तीसरे अर्थ का बोध करते हैं, तो उसे समास में अन्य पद की प्रधानता रहती है, दोनों पद गौण होते हैं। समास विग्रह करने पर जिसके आदि शब्दों का प्रयोग तीसरे अर्थ में ज्ञात करते हैं। नोट, उदाहरण देख लेंगे, जैसे जयपुर। देखिए, जयपुर का राजा जयसिंह द्वारा बसाया गया पुर, और जोधपुर जैसे राव जोधा द्वारा बसाया गया पुर। हैदराबाद यानी हैदरा अली ने आबाद किया जिस पर पुर को। देखिए, इसमें 3 है त्रिनेत्र यानी 3 आंखें जिसकी शिवजी, यानी इसमें देखिए पहला शब्द छोटा होगा और दूसरा शब्द बड़ा होगा। यानी उदाहरण के तौर पर देखेंगे, जिसे हम देखेंगे कि पहला शब्द पढ़ने पर तो छोटा निकल रहा है, जैसे कि त्रिनेत्र हो गए, और त्रिनेत्र का पूरा जो उच्चारण निकल रहा है वो बाद का 3 है आंखें जिसकी शिवजी। तो जो बाद का जो लंबा एक अर्थ बन गया हमारा इसके वाक्य का, तो वो हमारा जो होगा, इसकी पहचान कर लेनी है आपको, कौन सा होगा? बहुब्रीहि समास होगा। और बहुब्रीहि समास में जिसका उच्चारण लंबा निकलता है, तो और इसमें सभी ज्यादातर देवी देवताओं की, और ज्यादातर जिसकी ज्यादा छोटे शब्द में बड़ा अर्थ निकलता है, तो बहुब्रीहि समास होगा वो। कैसे? देखिए और समझ लेते हैं। जैसे कि अब पंकज हो गया, तो पंख में जन्म लेने वाला, और श्वेत अंबर हो गया, श्वेत है अंबर जिसका, तो जिसका अर्थ लंबा निकल रहा हो, वाक्य छोटा होगा, प्रश्न छोटा लिख रखा हुआ मिलेगा, लेकिन अर्थ उसका कुछ अर्थ निकल लिया हो लंबा, तो वो होगा बहुब्रीहि समास। अविभावी समास। देखिए, अविभाव समास में क्या होगा? जहां पद अव्यय यानी जिससे परिवर्तित नहीं किया जा सकता या उपसर्ग हो एक
ही शब्द की आवर्ती बार बार हो वहां विभाव समास होगा। देखिए कैसे, इसका उदाहरण देख लेंगे। जैसे यथाशक्ति, शक्ति के अनुसार, और यथाक्रम, क्रम के अनुसार। तो कौन सा हो जाएगा? अविभाव समास। जिसे परिवर्तन, जहां पहला पद अव्यय है और जिसे परिवर्तन नहीं किया जा सकता उसे उपसर्ग या एक ही शब्द की आवर्ती बार बार हो वहां अविभाव समास होता है। जैसे उदाहरण के तौर पर यथाशक्ति यानी शक्ति के अनुसार, और यथारूप रूप के अनुसार, जो बिल्कुल सेम रहेगा। कर्मधारय समास। देखिए कर्मधारय समास में एक पद विशेषण होता है और दूसरा पद विशेष होगा, विशेष्य होगा। इसमें कहीं कहीं उपमेय उपमान का संबंध होता है। विग्रह करने पर रूपी शब्द प्रयुक्त होता है। उदाहरण महापुरुष, महान है जो पुरुष। देखिए इसमें पहले बता रहा है कि एक पद कर्मधारय समास में एक पद विशेषण होगा और दूसरा पद विशेष्य होगा। कैसे हो गया? देखिए उदाहरण बूझ रहा है, महापुरुष, तो महान है जो पुरुष, तो ये महापुरुष हो गया, इसमें महान और है जो पुरुष। दूसरा देख लें, पीतांबर, पीत है जो अंबर। कुमति कुतिष्ठे मति, यानी राज्य श्री, यानी जो राज्य भी है और श्री भी है। तो ये क्या हो जाएगा? पहला पद बूझ जाता है इसमें शुरू में ही, तो विशेषण हो गया, विशेष हो गया, और दूसरा पद विशेष्य हो गया। यानी दोनों एक ही पैराग्राफ में आ रहे हैं, तो दोनों ही चंद्रमुख यानी चंद्र जैसा मुख। तो दोनों, पहला विशेषण हो गया, क्या हो गया? चंद्र, और जैसे दूसरा हो गया विशेष्य जैसा मुख। तो ये सभी करवा दिए हैं। देखिए अब बात करेंगे तस्यम, तद्भव, देशज, विदेशज क्या है, और इनकी सभी की अब पहले प्रश्न ले लेते हैं। तस्यम, देखिए तस्यम शब्द वो है दो शब्दों से मिलकर बना जिसका अर्थ होता है उसके समान अर्थात शुद्ध संस्कृत के शब्द जिनका प्रयोग जो का तो हिंदी में करते हैं। और तद्भव शब्द वो होंगे संस्कृत के शब्द जिनके लंबे समय के बाद परिवर्तन हो गया, जिनका प्रयोग हम हिंदी में करते हैं। तो देखिए इसे समझाते हैं। तस्यम शब्द और तद्भव क्या है? देखिए तस्यम शब्द वो शब्द होते हैं जो संस्कृत के शुद्ध रूप के माने जाते हैं। जो संस्कृत के शब्द होते हैं उन्हें हम तत्सम शब्द कहते हैं। जैसे संस्कृत के कुछ शब्द हैं नासिका, चक्षु, अक्षर, चूर्ण, ग्रीवा, हस्त, हाथी आदि। और तद्भव वह संस्कृत के शब्द है जिसमें लंबे समय के बाद परिवर्तन हो जाता, यानी हिंदी में आने के बाद, हिंदी में संस्कृत के वो शब्द हैं जो हिंदी में आने के बाद उनका परिवर्तन हो गया है। जैसे कि अगर ऊपर बात करें तो सूर्य है, और नीचे बात करें तद्भव में तो सूरज होगा। ऊपर अगर बात करें अग्नि हो गया संस्कृत, और नीचे आग हो गया। तो यानी नाक, चावल, पूरा, हाथ, गर्दन, आंख आदि ये हिंदी के शब्द हो जाएंगे। जो संस्कृत के शब्द हिंदी में आकर अपना आकार में, रूप में परिवर्तन कर लेते हैं, वो तद्भव हो गए। और तत्सम के शब्द होते हैं जो संस्कृत के ही शब्द रहते हैं। ये आ जाते हैं यूपी पुलिस में कई बार हर परीक्षा में। देशिज शब्द क्या होते हैं? तो देखिए देशिज शब्द वो हैं जो देशिज शब्दों का जन्म एक ही अंचल विशेष में होता था। क्षेत्रीय भाषाओं का शब्द जिनका प्रयोग हम हिंदी में करते हैं देशी शब्द कहलाते हैं। कहा जा सकता है कि अपने देश के भी शब्द होते हैं जो अपन बोलते हैं तो उन्हें देशी शब्द कहते हैं। जैसे लोटा, डंडा, लता, खिड़की, बयार, ये जो होगा हमारे देशी शब्द हो गए। और विदेशी शब्द वो होंगे जो बाहर के होंगे, विदेशों के होंगे। अंग्रेजी, पुर्तगाली, फ्रांसी, अरबी, फारसी, उर्दू आदि विदेशी शब्द जिनका प्रयोग हम हिंदी भाषा में करते हैं। तो हिंदी भाषा में कैसे आ गई है? किताब, आलपिन, रिक्शा, क्रिकेट, अलमारी, वॉलीबॉल, फुटबॉल आदि कौन से हो गए? विदेशी शब्द हो गए। ये रूढ़ शब्द, संकर शब्द ये नहीं आते, जो आएंगे परीक्षा में उन्हें करवाएंगे। अनाकार्थी शब्द वह शब्द हैं जिनके अर्थ निकलते हैं वो, और जैसे अर्क, रस तथा सूर्य, कर, किरण, हाथ तथा हाथी की सूंड।
तो ये अनेकार्थी शब्द हो गए। विलोम शब्द वो शब्द होते हैं जो विपरीत अर्थ का बोध करवाते हैं, और पर्यायवाची शब्द वो शब्द होते हैं जो समान अर्थ का बोध करवाते हैं, और युग्म शब्द का भिन्नार्थ वो शब्द होते हैं जो उच्चारण की दृष्टि से समान लगते हैं। देखिए परीक्षा में यूपी पुलिस में यह आ जाता है बार बार विकारी शब्द किसे कहते हैं, तो ये वो शब्द होते हैं जिसमें कर्ता लिंग वचन कारक व काल के अनुसार परिवर्तन होता है, विकारी शब्द कहलाते हैं। विकारी शब्द 4 प्रकार के होते हैं। अवकारी शब्द वह शब्द हैं जिनमें कर्ता लिंग वचन कारक व काल के अनुसार परिवर्तन नहीं होता, वह अवकारी शब्द कहलाते हैं। अवकारी शब्द 4 प्रकार के होते हैं, क्रिया विशेषण, समुच्चय बोधक, संबंध बोधक, विषय बोधक। संज्ञा, देखिए बोलिए का संज्ञा क्या है? संज्ञा का शाब्दिक अर्थ होता है नाम से होता है जो सम प्लस ज्ञान दो शब्दों से मिलकर बना हो, जिसका अर्थ समय प्रकार से होता है, ज्ञान होता है। तो जैसे किसी वस्तु या व्यक्ति, स्थान या घटना या पदार्थ के नाम से संज्ञा को कहलाते हैं, संज्ञा कहते हैं। जैसे संज्ञा के मूल रूप से 3 भेद होते हैं, व्यक्तिवाचक संज्ञा होगी, जातिवाचक संज्ञा होगी और भाववाचक संज्ञा होगी। सबसे पहले ले लेंगे व्यक्तिवाचक संज्ञा। तो व्यक्तिवाचक संज्ञा किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान, घटना, पदार्थ विशेष के नाम की व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे राम, मोहन, सीता। देखिए जिसमें अगर आदमी का बोध हो रहा हो, या मोहन, सीता, रामायण, महाभारत या हिमालय, इनका बोध हो रहा हो तो व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगी। ज्यादा लंबा नहीं करेंगे इसे। और दूसरा जातिवाचक संज्ञा, जिसमें किसी जाति का बोध हो रहा हो तो उसे जातिवाचक संज्ञा कहेंगे। जैसे जब किसी व्यक्ति या वस्तु, स्थान या पदार्थ जाति का बोध होता तो उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे द्रव्य पदार्थ का बोध होता तो जातिवाचक संज्ञा कहेंगे। जैसे जानवर, फल, फूल, पेड़ पौधे, औरत, तो तरबूज, पपीता, पुस्तक, शेरचिता, इन्हें सबको जातिवाचक में जाएगा। भाववाचक संज्ञा, जब किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या पदार्थ के भाव का बोध होता है तो उसे क्या कहेंगे? हम भाववाचक संज्ञा कह देंगे। जैसे अव, आवा, आहट, आवट, ता, तव, पन, आप, ये 3 आदि शब्दों का प्रत्युत से बनने वाले शब्द को भाववाचक संज्ञा कहते हैं। उदाहरण जैसे राम की लिखाई सुंदर है, और दूसरा मीरा की लिखावट सुंदर है। हिंदू मुस्लिमों में तनाव चल रहा है तो तनाव चल नहीं रहा, ये मीरा को आज घबराहट हो रही है। तो ये शब्द जहां आ जाएंगे तो वो हो जाएगा भाववाचक संज्ञा। अध्याय 6 सर्वनाम। देखिए सर्वनाम शब्द का अर्थ होता है सबका नाम होता है, और संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्दों को सर्वनाम कहते हैं। और 6 भेद होंगे। पुरुषवाचक सर्वनाम, जिस व्यक्ता जिन शब्दों का प्रयोग अपने लिए, श्रोता के लिए अथवा अन्य किसी के लिए करता है तो उसे पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। और इसके 3 भेद होते हैं, इनमें से आता नहीं है, फिर मेन की बात करेंगे। विशेषण, देखिए वह शब्द है संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बताते हैं तो विशेषण कहलाते हैं। तो गुणवाचक विशेषण वो होता है जो रंग, रूप, गंध, स्पर्श, आकार, प्रकार, दोष, दशा आदि अवस्था का बोध कराता है। और संज्ञावाचक शब्द में संज्ञा विशेषण वो शब्द है संज्ञा का बोध होता है, जैसे 10 आदि, 5 पुलिसकर्मी, सैकड़ों लोग, तो इसमें संज्ञावाचक हो जाएगा। देखिए प्रश्न कर लेंगे बात। कारक जो मेन परीक्षा की दृष्टि से आते हैं, कारक किन्हें कहते हैं, जो ज्यादातर आते हैं। तो देखिए प्रश्न बोल लिएगा, कर्ता ने कर्म को करण के द्वारा संप्रदान के लिए, अवदान पृथक यानी अलग के लिए और संबंध का और अधिकरण में पर संबोधन है। अरे तो देखिए कर्ता बूझ लेगा, प्रश्न रख दिया, बीच में ने लग दिया उसने, कर्ता ने। इसकी बात कर लेते हैं शहरों कारकों की। तो कर्ता कारक वाक्य में जो कार्य करने वाला प्रतीत होता था, काम करने वाला प्रतीत होता, कार्य करता है तो उसे कर्ता कारक कहते हैं। तो योग ने विभाजित कर प्रयोग किया जा सकता है। जैसे उदाहरण है, राम ने रावण को मारा तो ने आ गया, कर्ता ने तो कर रहा है, क्या काम कर रहा है, कर रहा है, तो ने आएगा तो पहचान कर लेंगे इसकी। तो कर्ता ने, और कर्ता कारक की पहचान है। सीता ने गाना गाया तो ने आ रहा है, और वह घूमने, ये मोहन पुस्तक पढ़ता है। दूसरा कर लेंगे
कर्म कारक, कर्ता जिसका बहुत अधिक चाहता है, कर्ता जिसको बहुत अधिक चाहता है अर्थात कर्ता को जो फल मिलता है उसको कर्म कारक कहते हैं। कर्म के योग को विभाजित होता है, जैसे कर्ता ने आएगा हमारा कर्म के, राम ने रावण को मारा, को आएगा मोर सांपों को खा रहा है, का लोप आएगा जहां, तो वो कौन सा हो जाएगा हमारा कर्म कारक हो जाएगा। संप्रदान कारक, जब वाक्य में किसी को कुछ दिया जा रहा हो और बदले में कुछ भी न लेने की भावना नहीं हो, अर्थात जब किसी को कुछ नहीं दिया जाता अर्थात जिसको वस्तु दी गई और उसमें संप्रदान कारक होता है, जबकि वस्तु के अच्छी लगे अर्थात अच्छी लगने के बाद अर्थ में संप्रदान कारक होता है। तो इसमें देखिए गीता बच्चों के लिए फल, उदाहरण भारत ने नेपाल को आर्थिक सहायता दी और सेठ ने गरीबों को कंबल बांटे और राधा बहन के लिए साड़ी लाती है। अधिकरण कारक, जब कर्ता किसी आधार को मानकर या अपनाकर कार्य करता है तो उसे अधिकरण कारक कहते हैं। इसमें मैं पर विभक्ति का लोप होगा, जैसे गीता छत पर बैठी है, रमेश घोड़े पर बैठा है, पे पर का, और संबोधन कारक में देखिए इन्हें कारकों को याद करने की सबको जरूरत नहीं है, कौन सा कारक है यहाँ ये मेन है। ये देखिए चिन्ह है इनके और यही प्रश्न परीक्षा में बनेंगे। तो ये जो है कर्ता कारक किसे कहते हैं, तो इसमें न का लोप होगा, इसमें बूझ लेगा, और कर्म कारक को करण कारक से के द्वारा संप्रदान कारक के लिए अवदान कारक से प्रत्येक अलग, यानी जो चीज वस्तु अलग हो रही हो तो उसे अवदान कारक कह देंगे, और संबंध कारक काके के, और अधिकरण कारक में पर, और संपादन कारक है हेयर। जैसे अधिकरण कारक का ही बूझ लेगा, अवदान कारक का से प्रत्येक अलग हो रही है, जैसे पेड़ से पत्ता गिर रहा है, वृक्ष से फल गिर रहा है, तो अवदान कारक से ऐसे बूझ लेगा, तो उसमें ऐसा तो नहीं बूझने का। तो क्लास ज्यादा लंबी ना होने की वजह से कुछ हिंदी क्लास कल को सेकंड करवाएंगे, तो चैनल को जाने से पहले लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, और वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।